दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके थे क्रिस्टलीय ठोस के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में और अक्रिस्टलीय ठोस के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। और इसके आगे हम लोग आज अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो क्रिस्टल जालक को समझने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि हम लोग कह सकें कि जब क्रिस्टल के अवयवी कोणों को त्रिविमीय व्यवस्था में आरेखित किया जाता है तथा उसमें प्रत्येक कोण अवयवी कोणों को बिंदु द्वारा चित्रित किया जाता है, तो इस चित्रण को क्रिस्टलीय जालक कहा जाता है। अथवा में एक और चीज़ है कि क्रिस्टल जालक ठोस की संरचनात्मक इकाइयों परमाणु, अणु और आयन के एक निश्चित व्यवस्था के निश्चित क्रम में होने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि दिया गया है कि ये सब पॉइंट्स दिए गए हैं, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि इन सभी पॉइंट्स को सभी को मिलाया गया है। तो मिलाने के बाद इसमें क्या प्राप्त हुआ है, एक क्रिस्टलीय आकृति प्राप्त हुई है। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा क्रिस्टलीय आकृति प्राप्त हो रही है। और इस क्रिस्टलीय आकृति को यदि हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, तो इन सभी परतों के बीच में क्या होता है, चिकना सतह प्राप्त होता है, जिसको हम बोलते थे। जब क्रिस्टलीय ठोस का हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जब क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग काटते हैं तो क्या होता है कि वो उसका सतह चिकना प्राप्त होता है। तो इसमें क्या प्राप्त हुआ है, चिकना प्राप्त हुआ है। जितने भी सतह हैं इन सभी को काटेंगे तो चिकना प्राप्त होगा और दिशिक होगा, मतलब कि डायरेक्शनल होगा ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि इस क्रिस्टलीय जालक को जब हम लोग काटते हैं तो कोष्ठिका का निर्माण होता है। वो कोष्ठिका क्या होती है, तो कितनी कोष्ठिकाएं बनती है, फिर इसके पैरामीटर्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों की। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही समझ लेना है कि क्रिस्टल जालक में जो संरचनात्मक इकाई होती है, परमाणु, अणु, आयन जो भी होते हैं एक ठोस के अंदर, उनकी निश्चित व्यवस्था को निश्चित क्रम में क्या कर देते हैं, हम व्यवस्थित कर देते हैं। और जो हमें आकृति प्राप्त होती है वही क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस होती है, क्रिस्टलीय जालक होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कोष्ठिका बनती है तो कोष्ठिका क्या होती है। आइए पढ़ते हैं कोष्ठिका के बारे में। तो फर्स्ट होता है हमारा एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। एकक सेल वह सेल होता है जिसमें इकाई समान आकार और आकृति की पुनरावृत्ति होती है। जालक का लघुत्तम भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। देखिए, इसमें कह रहा है कि एकक कोष्ठिका, इसमें एक बात का तर्क हुआ है कि इसमें एक समान आकार और आकृति की, मतलब जो हमारा यहाँ पे बना था, यहाँ पे जो बना था हमारा, इसमें समान आकार और आकृति की जो भी सतहें हैं इन सभी का पुनरावृत्ति हुआ है। एक बार आप लोगों को दिख रहा होगा जो सरफेस का निर्माण हुआ है, 1 2 3, इन सभी का पुनरावृत्ति हुआ है। तो जो सभी का पुनरावृत्ति होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एकक कोष्ठिका। अब इसमें कहा है कि समान आकार और आकृति की पुनरावृत्ति होती है, जालक का लघुत्तम भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। जो हमारा जालक बना था उस जालक का सबसे छोटा वाला भाग क्या कहलाता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है। फिर आगे आते हैं, एकक कोष्ठिका का पैरामीटर क्या क्या हो सकता है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए, इसमें कह रहा है कि सभी त्रिविमीय जालकों के एकक सेलों में वह समानता होती है कि सभी एकक सेल में 8 कोने होते हैं और एक सेल में जालक बिंदु की स्थिति उसके 8 कोनों पर होती है। उसके 3 कोण और 3 कोण होते हैं जिनके आधार पर हम किसी एक सेल का माप कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या बात कहा गया है कि जो हमारा पैरामीटर्स बताया जाता है एकक कोष्ठिका का, उसमें कह रहा है कि 8 कोने होते हैं। चूंकि ये क्रिस्टल जालक हम लोगों ने बनाया था तो उसकी जो शेप थी, आकृति थी, वह एक घनाभ की बनी हुई थी, घन की बनी हुई थी। तो घन में आप लोग चूंकि जानते हैं कि कितने
कॉर्नर होते हैं यानी कोने होते हैं 8 होते हैं। तो सभी 8 जो कोने बने हैं वो पॉइंट के इंडिकेट करने से मतलब कि दर्शाने से बने हुए हैं, यानी जो पॉइंट बने हैं वो सेल के उस सेल में उपस्थित क्या है, आयन से है, परमाणु है, अणु है, उस ठोस में उपस्थित ये उसके अवयवी कोण हैं। तो उनके जो होते हैं अवयवी कोण वो 8 कोणों से 3 कोण बनाते हैं। चूंकि आप लोग जानते हैं कि घन जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है। तो त्रिविमीय किसी भी आकृति में अल्फा, बीटा और गामा कोण बनती है। चूंकि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष 3 अक्ष होते हैं। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट मेरा जो कोर है ए, सेकेंड कोर है बी और थर्ड कोर है सी। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट कोर से एंगल बनता है वो अल्फा बनता है, सेकेंड कोर से मान लेते हैं कि बीटा बनता है और थर्ड कोर सी से गामा बनता है। तो हम लोग कोण को यहाँ पे फाइंड करेंगे कि किसके किसके बीच कौन सा कोण बनता है। मान लेते हैं कि ए और बी के बीच जो कोण बनने वाला है वो क्या हुआ है, अल्फा, और बी और सी के बीच बना है बीटा, सी और ए के बीच बना है बी और सी के मध्य बना है अल्फा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा अल्फा बना हुआ है। यहाँ पे ये बी है, ये सी है, तो बी और सी के बीच में यहाँ पे अल्फा बना हुआ है। इसके बाद बीटा जो बना हुआ है ए और सी के बीच में बना हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पे ए और बी के बीच में गामा बना हुआ है, आप लोगों को ये भी चीज़ दिख रहा होगा। तो ये एकक कोष्ठिका का पैरामीटर है कि मतलब कि उसके जितने एक्सिस होते हैं, एक्सिस के बीच में एंगल्स बनते हैं। क्योंकि कोई भी आयन और या परमाणु कुछ भी होगा तो किसी फिक्स पॉइंट पे होगा, और वो फिक्स पॉइंट एक घन के अंदर वो मतलब कि सिचुएटेड है, स्थिर है। तो जब वहाँ पे है तो निश्चित रूप से त्रिविमीय आकृति जनरेट होगी यानी बनेगी। और जब त्रिविमीय आकृति जनरेट होगी तो हमारे अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनेंगे तीनों एक्सिस से। अगर इसको एक्सिस भी मान लेते हैं तभी भी हमारा संभव हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस के अक्रॉस आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है। चलते हैं आगे वाली चीज़ पे। ये पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा एकक कोष्ठिका का पैरामीटर्स क्या होता है और एकक कोष्ठिका क्या होती है। एकक कोष्ठिका वो होती है कि जिसमें एक शेप का पुनरावृत्ति होती है उस जालक में, वो चीज़ है जैसे कि उसमें हुआ था। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इसमें इस तरह एकक कोष्ठिका में 6 मानक ए, बी, सी, अल्फा, बीटा और गामा द्वारा अभिलक्षित होता है यानी दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। अब आते हैं कि एकक कोष्ठिका के प्रकार। कोष्ठिका का मतलब कि सेल होता है, ठीक है ना, उसके कोष होता है, कोष को सेल बोलते हैं या कोष्ठिका बोलते हैं। तो अब आते हैं एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की होती है। आद्य एकक कोष्ठिका जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसको हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें क्या होता है आद्य एकक कोष्ठिका में कि आद्य एकक कोष्ठिका वे जालक जिनके एकक कोष्ठिका के अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित हों तो उसे आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे कि उसमें हमारा था कि जो बना हुआ था हमारी शेप, उसके अवयवी कोण को दर्शाने के बाद तो उसमें जितने भी कॉर्नर थे, जितने भी कॉर्नर पे होंगे, यहाँ पे देखिए कॉर्नर पर ये है, कॉर्नर पर जो भी चीज़ें होगा उस कॉर्नर वाले जितने भी अवयवी कोण होंगे वो आद्य एकक कोष्ठिका को बताते हैं। और इसके बाद देखते हैं हम कोनों पर, केवल ये तो पता चल गया हम लोगों का कि कोनों पर जो भी चीज़ होगा वो आद्य एकक कोष्ठिका को बताएगा। इसके बाद आता है कि आदि को, अब इसमें भी थोड़ा सा डिवाइडेशन है, इसको भी कुछ प्रकार में बांटा गया है। फिर इसको देखते हैं कि कितने प्रकार में बांटा गया है।
आद्य एकक कोष्ठिका का प्रकार थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आद्य एकक कोष्ठिका क्या होता है। इसमें होता है घनीय, जिसको हम क्यूबिक बोलते हैं, जो हम वहाँ पे बनाए हैं। एक के बाद द्विसमलंबवाच, जिसको हम बोलते हैं एक। इसके बाद है विषमलंबाक्ष। इसके बाद षष्ठकोणीय होता है। इसके बाद त्रिसमताक्ष होता है। इसके बाद एकंताक्ष होता है। एक के बाद त्रिनंताक्ष होता है। मतलब कि त्रिसम होता है, एक एकंताक्ष होता है, एक त्रिसमताक्ष होता है। ये चीज़ें एक रूप में ही बताई गई है। थोड़ा सा इसके उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलते हैं इसमें क्या क्या होती है चीज़ें, इसके अंदर कितने कितने एक्सिस हो सकते हैं और किन एक्सिस को लेकर इनका निर्माण होता है। एक सारणी के अंतर्गत इसको हम लोग प्रदर्शित करके थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सारणी में प्रदर्शित करके सारी चीज़ों को अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी क्रिस्टल के सिस्टम को बताया गया है कि मतलब कि वो कैसा है, घनीय है कि द्विसमलंबाक्ष है कि विषमलंबाक्ष है। जितने भी हम लोग एक आद्य एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़े थे, आद्य एकक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक सारणी में हमने प्रदर्शित किया है। उस सारणी के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए, तो फर्स्ट है हम लोगों का घनीय। क्या है? घनीय है। घनीय में है एकक कोष्ठिका का प्रकार। इसमें देखिए क्या होता है, SCC होता है, इसके बाद BCC होता है, एक बाद FCC होता है। जो एकक कोष्ठिका बनती है उसकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या इसमें कितनी होती है? 3। जैसे कि हम लोगों ने पीछे बताया था कि ये घन जब बनता है तो ये 3 डायमेंशनल होता है। तो 3 डायमेंशनल जब होगा तो इसके एक्सिस 3 बनेंगे, और जब 3 एक्सिस बनेंगे तो तीनों एक्सिस के बीच में एंगल बनेगा। वही एंगल को मैंने अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित किया था। अब इसमें जब हम लोग जान गए कि एकक कोष्ठिका के प्रकार घनीय में 3 होता है, SCC होता है, BCC होता है और FCC होता है, तो एकक कोष्ठिका की संख्या इसमें 3 हमारी तो फाइंड हो गई। अब आते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि इसकी अक्षीय दूरियां कोण से कितनी होती हैं। तो अक्षीय दूरियां तीनों की एक समान होती हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। 3 डायमेंशनल होंगे तो परपेंडिकुलर जरूर होंगे। तो हम लोग इनकी जो डिस्टेंसेज होती है सेंटर से, ये क्या होती है? एक समान होती है, यानी A बराबर B बराबर C होती है। इसके बाद होता है अक्षीय कोण। तो मैंने बताया था ऑलरेडी आप लोगों से कि जो इसका एक्सिस हम लोग का ड्रा होता है 3 डायमेंशनल, तो उसमें हमारे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन सभी का एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री की होगी। उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने देखा था पीछे भी मैंने जब ठोस पढ़ा रहा था, क्रिस्टलीय ठोस, तो उसमें आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था NaCl और दिया था जिंक ब्लेड, कॉपर भी दिया था, इसके बाद हीरा भी दिया था। मैंने इन एग्जाम्पल्स को दिया था। तो इसमें क्या होता है कि केवल 90 डिग्री के एंगल बनना चाहिए। तो NaCl जो होता है उसमें 90 डिग्री के एक्सिस के बीच में एंगल बनते हैं, जिंक ब्लेड में भी बनते हैं, कॉपर में भी बनते हैं। तो ये सब स्थितियां इसमें होती है घनीय एकक कोष्ठिका में, घनीय आद्य एकक कोष्ठिका, सॉरी। अब इसके बाद देखते हैं द्विसमलंब अक्ष, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि द्विसमलंब अक्ष मतलब कि इसमें जो हमारे 2 एंगल से होते हैं, गामा और अल्फा और बीटा, 3 एंगल जो हमारे तीनों हैं, इसमें भी इनकी वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री की होती है। लेकिन इसमें हमारे कितने बनते हैं एकक कोष्ठिका? तो इसमें केवल एकक कोष्ठिका 2 ही बनती है। कौन कौन बनती है? SCC और BCC। एकक कोष्ठिका इसमें कितनी बनती है? 2 ही बनती है। किसमें? द्विसमलंबाक्ष में। तो इसमें भी बात आती है कि कितने इनके एकक कोष्ठिका की संख्या होती है। तो जब 2 बनते हैं इसमें एकक कोष्ठिका, तो इसमें कितनी संख्या हो जाएगी? इसकी 2 हो जाएगी।
अब बात आती है कि ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब कि ए बी तो इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन सी बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द्विसमलंबाक्ष मतलब कि दो ही एक्सिस क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तीसरा नहीं होगा। अब बात आते हैं कि इन तीनों के बीच का एंगल कितना होगा। इन तीनों के बीच का एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री का ही बनता है। जैसे कि SnO2 है, टीन ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट है, CaSO4 है, तो ये सब क्या है, द्विसमलंब अक्ष है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग विषम समलंब अक्ष। विषम समलंब अक्ष का मतलब कि इसमें कोई भी बराबर नहीं होगा एक्सिस। ठीक है, उस द्विसमलंब अक्ष में तो तीनों हमारा क्या हो रहा था, बराबर हो रहा, द्विसमलंब अक्ष में केवल दो बराबर हो रहा था। और विषम समलंब अक्ष की बात आती है, इसका मतलब कि कोई भी एक्सिस एक दूसरे से क्या होगा, बराबर नहीं होगा। और देखिए इसमें कितने हमारे बनते हैं से कोष्ठिका, इसमें कोष्ठिका 4 बनती है। कोष्ठिका कौन कौन बनती है, SCC, BCC, FCC, ECC, और कोष्ठिका की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 4। लेकिन जो एक्सिस है वो विषम है, मतलब कि ये कोई भी एक्सिस एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, लेकिन तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर जरूर है, यानी अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू विषम समलंब अक्ष में भी 90 डिग्री की होगी। इसमें आता है तो एग्जाम्पल आता है BaSO4 बेरिलियम सल्फेट जिसको बोलते हैं हम लोग, इसके श्रेणी में ये आता है। इसके बाद आता है षष्ठकोणीय। आप लोग षष्ठकोण को देखे होंगे जिसमें 6 हमारे साइड्स होते हैं, यानी भुजाएं होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब 120 अंश का कोण बनेगा तभी हमारा कहीं ना कहीं जाके 6 भुजाएं पॉसिबल हो पाएगी, 6 भुजाएं मतलब कि इसमें पॉसिबल हो पाएंगे, षष्ठकोण बन पाएगा। तो इसमें देखते हैं कि दो एक्सिस हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल, तो दो एक्सिस के बीच का तो एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन जो एक एंगल होगा वो एक एंगल 120 डिग्री का कोण बनाएगा। इसमें केवल हमारा एक ही कोष्ठिका बनता है SCC। कौन सा बनता है, SCC। और इसमें देखिए ए बी दोनों 90 डिग्री का एंगल बन गया, ए बराबर बी तो हो गया, लेकिन जो हमारा सी होता है वो इक्वल एक्सिस नहीं होता है। और अल्फा बीटा तो 90 डिग्री का इसमें होता है, और गामा 120 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी एक्सिस सी होता है वो। इसमें आता है ZnO जिसको जिंक ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं। इसके बाद आता है हम लोग का आगे त्रिसमनमताक्ष, मतलब कि इसके जो तीनों हमारे एक्सिस होंगे वो तीनों एक्सिस हमारे क्या होंगे, तीनों एक्सिस हमारे इक्वल नहीं होंगे, इक्वल होंगे। इसमें त्रिसम मतलब कि तीनों क्या होंगे, एक्सिस समान होंगे। और इनके बात आती है कि इसमें कोष्ठिका कितनी बनती है, तो इसमें कोष्ठिका केवल कितनी बनती है, 1 बनती है। ठीक है, कोष्ठिका 1 बनती है, यानी। और इसके बाद आती है एंगल की बात, तो अल्फा बीटा तो 90 डिग्री के बनते हैं, लेकिन जो गामा होता है वो 90 डिग्री का नहीं बनता है। इसमें एग्जाम्पल होता है CaCO3 होता है। इसके बाद आते हैं अगले वाले पे, तो अगला वाला हमारा है एकंताक्ष। एकंताक्ष में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एकंताक्ष क्या होता है। एकंताक्ष में होता है कि बीटा 90 डिग्री का होता है और अल्फा 90 डिग्री का होता है। इसमें दो हमारी कोष्ठिका बनती है, SCC बनती है एक, और एक ECC बनती है। इसमें कोष्ठिका की संख्या 2 हो जाएगी, लेकिन इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, यानी कोई भी एक्सिस इक्वल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अल्फा और गामा 90 डिग्री का होता है, बट बीटा जो होता है 120 डिग्री का बराबर नहीं होता है। इसमें Na2SO4 आता है इंटू 10H2, यानी सोडियम सल्फेट आता है इसमें। अब इसके बाद आता है त्रिनताक्ष ट्रिसिलिनिक में देखते हैं हम लोग कितना बनता है कोष्ठिका। तो ट्रिसिलिनिक में भी हम लोग की कोष्ठिका 1 ही बनती है, और इसमें भी हमारे एक्सिस बराबर
नहीं होते हैं और न ही हमारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी एक दूसरे की ये सभी परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। इसमें कॉपर सल्फेट आता है और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइकार्बोनेट आता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत ध्यान से इसको देखा होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम सामने आ रही है समझने में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा और मैं सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास करूंगा। यदि ये चैनल आप सभी को पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।